दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में यानी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कूलम्ब के नियम की जानकारी। और साथ में हम लोग इसी क्लास में इस कूलम्ब के नियम से हम लोग प्राप्त करेंगे विद्युत बल का व्यंजक। ये विद्युत बल का व्यंजक इस क्लास के लिए बहुत ही वीवीआई होगा और एग्ज़ाम के लिए तो है ही, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस फार्मूला पे बन सकते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस क्लास में हम लोग दो टॉपिकों पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग एक चर्चा होगा। पहले कूलम्ब के नियम को जानेंगे और इसी कूलम्ब के नियम के सहयोग से हम लोग प्राप्त करने वाले हैं विद्युत बल का व्यंजक, या कहीं कहीं कूलम्ब बल का व्यंजक या स्थिर विद्युत बल का व्यंजक, अलग अलग नाम से भी ये आ सकता है बातें। तो ये हमारा लेक्चर 6 है और इससे पहले हम लोग 5 लेक्चर की क्लासें कर लिए हैं। जो लोग भी पीछे के लेक्चर का क्लास नहीं किए हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से हो सके तो देख लें, ताकि ये बातें और आने वाली जो हमारे लेक्चर होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि हमारा जो लेक्चर है ना, एक सीढ़ी की तरह है। हम लोग जिस मंजिल की ओर जा रहे हैं उस मंजिल में हर एक लेक्चर अपना क्या है भाई, एक सीढ़ी की तरह है। हर किसी के सपोर्ट से ही तो हम आगे बढ़ेंगे। अब डायरेक्ट हम किसी एक सीढ़ी पे आ जाएं, पीछे का हमारा जानकारी ही नहीं हो, तो फिर थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग समय को वेस्ट ना करें, डायरेक्ट अपने हम लोग मुद्दा की बात पर आते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात को आप लोग जान गए। कूलम्ब के नियम, या यूँ कहें तो अंग्रेजी में इसे हम कूलम्ब्स लॉ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कूलम्ब्स जी देख लीजिए, हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका ऐसे तो नाम बड़ा लंबा चौड़ा है, C.A. कूलम्ब या चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन हम शॉर्टकट में इनको हम कूलम्ब कह सकते हैं या C.A. कूलम्ब कह सकते हैं। समझ रहे हैं ना। ये वो C.A. चार्टेड अकाउंटेंट वाला C.A. की बात नहीं हो रहा है, ये इनका अपना खुद का भाई नाम है ऐसा। तो हमारे कूलम्ब जी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आवेश की जो इतिहास रहा उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम आया, जैसे थेल्स ऑफ मिलेट्स का नाम आया, विलियम गिलबर्ट्स का नाम आया, यहाँ तक कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो भाई साहब उन्होंने ये भी बताया कि इनमें आकर्षण प्रतिकर्षण के भी गुण होते हैं। तो ये भैया जो कूलम्ब जी हैं, उन आकर्षण और प्रतिकर्षण पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट किए कि आकर्षण खिंचाव क्यों हो रहा है, ये लोग आपस में भाग क्यों रहे हैं भाई, प्रतिकर्षित क्यों कर रहे हैं। तो इस क्यों में उनको क्या हुआ, कुछ ऐसा लगा कि भाई ये मैथमेटिकल कहानी भी बन सकता है। तो यहाँ मैथमेटिकल कहानी बनना ही क्या, एक व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो वही कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। ऐसे डेट तो अलग अलग जगहों पर विवाद हो सकता है, लेकिन 1785 हमारे लिए भैया ठीक ठाक है। तो 1785 में ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने 2 स्थिर बिंदु, ध्यान रखना है यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं ये बड़ा महत्व का है, यानी 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब हमारा जो चैप्टर ही है ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, ये मुख्य रूप से किसका ब्रांच होगा भैया, स्थिर वैद्युतिकी में आता है। मुख्य रूप से हम लोग क्या इसको हम धारा वैद्युतिकी में रखते हैं, नहीं ना, इसको हम लोग रखते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पीछे की क्लासों में हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ जो ये नियम दे रहे हैं वो कैसे नियम दे रहे भैया, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि कूलम्ब के नियम की क्या सीमाएं हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ से समझ लीजिए कि कूलम्ब के नियम जो होते हैं ये 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होते हैं। देखिए, इसी बात में ये जानकारी छुपी हुई है। अगर ये जानकारी हम ना देते तो हमारा एक पॉइंट यहाँ से गड़बड़ हो जाता ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिखिए, तो उसमें ये एक बात डाल सकते हैं कि कूलम्ब का जो नियम होता है ये स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। अगर ये आवेश गति में आने लगेंगे तो वहाँ पर कूलम्ब का नियम जो है उस तरीक़ा से लागू नहीं होगा जैसा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अब क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आगे की बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। यहाँ क्या कह रहा है जी कि आवेशों के बीच लगने वाले
आकर्षण या प्रतिकर्षण। आप जानते हैं ना कि आवेशों में आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी। इस बात की जानकारी किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो वहीं से ये क्या किए, इन्हीं आकर्षण और प्रतिकर्षण विद्युत बल के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन कर रहे हैं। मतलब ये भी अपना कुछ नियम दे रहे हैं। आकर्षण प्रतिकर्षण तो होता ही है, ये बात किसी और ने बता दिया, लेकिन देखिए वैज्ञानिकों का सीख कि किसी के जानकारी से ये एक नया जानकारी उत्पन्न कर दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये खूबी बहुत हमको बेस्ट लगता है कि कोई जानकारी दे या अभी लोग उसे जीलस नहीं करेंगे। हमारे मनुष्यों में, हम साधारण आम मनुष्यों में क्या है, अगर कोई कुछ हमारे सामने बता दिया या कुछ दिखाया जानकारी, हम लोग लगते हैं उसे ईर्ष्या करने। अरे भैया उसने अपना मेहनत किया, हमारे सामने जानकारी लाया, तो हम क्यों ना उस जानकारी से और आगे दुनिया में कुछ बढ़ाएं। लेकिन नहीं, उसके घर का बल्ब कैसे जल रहा है, हमारे घर में अंधेरा है तो उसके घर में भी अंधेरा होगा। ये नहीं कि भैया वहाँ से सीख कर हम अपने घर में भी उजाला कर सके, ऐसा हम लोग के अंदर बहुत कम लक्षण मिलता है। और यही हमारी मानसिकता हमारी कहानी गोल करा देती है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी और से अपना ये देखें कि भाई आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, तो इन्हीं में से, इन्हीं संबंधों में से एक नियम का ये क्या कर दे रहे हैं, प्रतिपादन। और जो कि यह नियम उन्हीं के नाम पर बन गया, कूलम का नियम या स्थिर विद्युत बल का नियम कहलाया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। ये इंट्रोडक्शन सूचित करता है कि भाई किसी न किसी व्यक्ति से ये प्रेरित हुए होंगे, वहाँ से एक्सपेरिमेंट किए होंगे और इनका नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। इसकी डेट लगभग ले लीजिए 1785 ईस्वी का है। तो इस तरह से ये परिचय हुआ। अब आप एग्जाम में इस बात को लिख देंगे तो ये कूलम का नियम नहीं है, ये कूलम के नियम का इंट्रोडक्शन है। अब किसी के सामने आ जाए कि कूलम का नियम को लिखिए, तो कोनो महान इंसान क्या करेंगे, इसी को लिख के कहेंगे हो गया ना, कूलम के नियम तो लिख दिए। ए प्रभु, आप कूलम के नियम का तो इंट्रोडक्शन लिखे हैं, नियम है क्या। अब चलते हैं हम लोग नियम पर बात करने। क्या कहता है नियम? नियम तो नियम ही होता है भाई। और ये देखिए कुछ नियम अजीब तरह के बातों में ये व्यक्त किया जाएगा। जैसे किसी सरकार, किसी कानून का नियम होता होगा ना कि ये नियम है, आपको पालन करना है, तो उसमें कुछ बातें लिखी गई होगी। तो ये कुछ नियम अजीब तरह के लिखे जा रहे हैं। देखिए तो क्या कह रहे हैं वैज्ञानिक, कूलम जी अपने नियम में क्या कह रहे हैं जरा समझिएगा। कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ भी वो बात को उल्लेख है ना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या खतरनाक नियम बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि भैया दो स्थिर बिंदु आवेश रहेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो स्थिर बिंदु आवेश के लिए ये दो ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट 1, ये दो Q1 Q2। ये आगे समझेंगे हम लोग Q1 Q2 क्या है। ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच, मतलब इनके जो भी आकर्षण लगेगा या जो भी प्रतिकर्षण होगा उसमें कोई बल लगेगा ना, तो वही बल क्या होगा सर, वही बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यहाँ से समझिएगा ये वाली बात, ऊपर की बात को समझा रहा है यहाँ से कि जो भी दो आदमी लोग हैं, दो खड़े हैं, दो प्रभु जी लोग, ऐसे एक ये प्रभु हैं और एक ये हैं, तो इन दोनों के बीच लगने वाले जो भी लगाव है, जो भी आकर्षण है या जो भी इन लोगों के बीच गुस्सा है, उस गुस्सा में जो भी बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है, इनका परिमाण, इनके और इनके परिमाण, मतलब जो भी इनका मैग्नीट्यूड है, जो भी है भाई इनके अंदर का, उसके क्या है सर, ये समानुपाती होगा बल। मतलब ऊपर ये बड़ी से बड़ी बात को यहाँ पर एक छोटा सा समीकरण में व्यक्त किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है समझिएगा। ये कह रहा है कि जो लगने वाला ये बल है, जो फोर्स है, ये Q1 और Q2, मतलब ये दो आवेश हैं ना, इन दोनों आवेशों के परिमाण मॉड में रख दिए हैं ताकि परिमाण को दिखा सके। ऐसे मॉड हट भी जाएगा क्योंकि यहाँ पर राशि माइनस की तो बात है नहीं, परिमाण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड रख देते हैं। तो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, समझ रहे हैं ना,
क्या होता है भैया, समानुपाती होता है। कौन? लगने वाला बल F। इसी में लिखा है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। दो स्थिर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कौन? तब बल। ऊपर इतना बड़ा बात कही गई, उसी बात को इतना छोटा में व्यक्त कर दिया गया। देख रहे हैं ना क्या साइंटिफिक कहानी है। इतना सा बड़ा बात को इतनी सी जगह पे केंद्रित कर देना, कितना मस्त ये टेक्निक है कि नहीं। अब ये बात तो एक बार उन्होंने कहा ही, आगे एक और बात वो कह रहे हैं। वो क्या है भैया, देखिए उसी का एक हिस्सा है। ऐसे कहें तो आप दो भागों में इसको बांट सकते थे, नंबर 1 और नंबर 2 दे सकते थे। चलिए दूसरा में ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बाप रे, ये तो अजीब बात कह दिए। दोनों आवेश के बीच जौन बल लग रहा है, अब क्या चीज पर बात आ गई, दूरी पर। मतलब जो दो भैया लोग थे, इनके बीच में जो कुछ भी मैटर था, इनके दूरी के ऊपर ये क्या हो रहा है, आर, दूरी के ऊपर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जितना ये दूर बढ़ते जाएंगे ना, इनके अंदर उतना ही और बेचैनी होता जाएगा कि और दूर गया है, और मेरे को छोड़ के गया है, और उसके साथ ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जितना दूर जा रहा है। भैया ये तो अजीब तरह के नियम है। ये क्या कर रहे हैं, एक बार और हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि बातें थोड़ी खतरनाक लग रही है कि नहीं। चलिए समझिए, कह रहे हैं कि आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अजीब न कह दे रहे हैं कि दोनों आवेशों के बीच जो लग रहा है बल, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। भैया ये तो पागल हो जाएंगे आदमी समझ के। ये यहाँ समझिए, जो लगने वाला बल है उनके बीच के जो दूरी है, इसका वर्ग माने स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितना छोटा सा में बात कह दिया गया। तो ये दोनों बातें हमारी मैथमेटिकल थी, और ये फर्स्ट ईयर के साथ मैच कर रहा है। फर्स्ट ईयर में आप गुरुत्वाकर्षण के जो नियम पढ़े होंगे, सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण वाला याद आ रहा होगा आप लोग। देखिए ना, F बराबर था G(m1 × m2 बटा में r²। वहाँ भी बताई गई थी, वहाँ द्रव्यमानों के, वहाँ पर बताया गया था कि पिंडों के बीच जो बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो वही बतिया है, बस द्रव्यमान को हटा के आवेश लगा दिया गया है। लेकिन कुछ कुछ मामलों में थोड़ा अलग भी है, वो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है। तो आइए अब हम इस कूलम्ब बल का या विद्युत बल का व्यंजक प्राप्त करें। ये व्यंजक क्या कह रहा है, थोड़ा हमें माना मानी करना पड़ेगा। पहले चित्र बनाते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये Q1 कोई आवेश है, ठीक है, इस पॉइंट पर, और एक पॉइंट यहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर हमारे पास आवेश Q2 है। अब इनकी बीच की दूरी रखी गई है, जो ये समझिए कि R दूरी पर है। तो भाई साहब एक दूसरे के साथ कुछ तो बल लगाएंगे, और बल कौन सा लगाएंगे, विद्युत बल लगाएंगे। ये है, समझिए चित्र बन गया कि मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, पॉइंट आवेश, और ये दोनों एक दूसरे से R दूरी पर हैं। इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, और वो बल यही है। तो इसी बल का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तब माना मानी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मानना होगा तो क्या लिख सकते हैं, माना कि Q1 तथा Q2 क्या है भैया, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं। चलिए अब ये दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से कितना दूरी पर रखे गए हैं, बताइए। जो एक दूसरे से कितना R दूरी पर रखे गए हैं, R दूरी पर
रखे गए। अब लिखेंगे तो ढेर टाइम लग जाएगा, हमें बोल देना चाहिए ना। आप लोग लिख सकते हैं ना, बोल देंगे तो। अब लिखेंगे तो इसीलिए ना हमको टाइपिंग करके लाना पड़ जाता है ना, तो खाली हम हाथे से लिखते और बोल बोल के पढ़ाते तो और ही थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा लिखने में समय जाता है, लंबा लंबा ये क्लास बन जाता है, इसीलिए हमको टाइपिंग करके लाना पड़ता है। तो देखिए, माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पे रखे गए हैं, यहाँ पर लिखा है ना, तथा इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण कर रहे हैं, लगने वाला विद्युत बल होगा। अब ये विद्युत बल कितना होगा, ये माना मानी और चित्र है। तो विद्युत बल जो भी होगा, अब हम कहाँ से निकालें, एक बार फिर से माना मानी कर देना, थोड़ा खतरनाक लग रहा है। माना कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच लगने वाला कूलम्ब बल या विद्युत बल होगा। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब आइए समझते हैं। होगा तब इसको हम मिटा रहे हैं, लिखा है ना कि कूलम्ब बल होगा, मैंने आप लोग सुने हैं ना। तो हम लोग क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम लोग डायरेक्ट चित्र के नीचे या कहीं भी अब हम लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ से, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से। क्या होता है कूलम्ब के नियम से, बताइए। पहला वाला जो हम लोग लिखे थे ना, पहला वाला क्या लिखे थे, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, मॉड में रखे होंगे तो मॉड भी दिखा सकते हैं। अरे क्या लिखा गया जी, Q1 मॉड Q2। तो भाई साहब इसको मान लिया जाएगा समीकरण 1, वहाँ पर हम नहीं माने हैं, आप लोग को चाहिए तो वहाँ मान लीजिएगा, पीछे जो भी हम लोग बताए हैं। और एगो हम लोग क्या लिखे थे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। अगर नहीं भी माने तो हेजे लिखिए ना, लिखिए, इसको हटाइए, झूठिया का हम यहाँ बात कर, हेजे मान लीजिए। क्या मानेंगे, क्या जी, इसको मानेंगे हम लोग पहला F समानुपाती Q1 मॉड Q2 समीकरण 1, और फिर मानेंगे कितना, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो चलिए हम यहाँ से थोड़ा चलते हैं अपना एक ऐसे जगह पे जहाँ लिखने में हमें आसानी होगी, मस्ती से वहाँ लिख पाएंगे। यहाँ लिखने में जगह का दिक्कत हो रहा है हमको, और थोड़ा हम कलर भी प्रयोग करते रहेंगे अलग अलग। देखिए कलर थोड़ा ले ले, हाँ कुछ इस तरीक़ा से है यहाँ पे। ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर समीकरण, यहाँ पे तनी जगह मिल जाएगा, समीकरण 1 तथा कितना से भाई, समीकरण 1 तथा 2 से। बोलिए समीकरण 1 और 2 क्या है, आप बताइए तो। अभी आप लोग देखें ऊपर, ऊपर मतलब यहाँ चले ना, लिखते हैं, फास्ट लिख देते हैं। ये था हमारा F समानुपाती Q1 मॉड Q2, और ये था हमारा F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो ये हमारे दोनों समीकरण थे, अभी पीछे हम लोग लिखे ना। तो इसमें देखिए ये भाई साहब, ये लोग हैं कॉमन मिल रहे हैं, इनको ऐसे ही रख दिया जाए। ये भी एक दूसरे के साथ कॉमन कर रहा है, ये रख दीजिए। ये एक दूसरे के साथ भाई कुछ मिल नहीं रहा है, तो इनको आपस में कर दीजिए गुणा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा। मॉड वोड हटा दीजिए ना डायरेक्टली, ये माथा पेचिस कर रहा है। Q1 इंटू Q2 गुणे, इसे करिए 1/r², है ना, समझ रहा है मेरी बात। अब इसको भाई करिए, तो जैसे ही ये समानुपाती या चाहे जो भी ये चिन्ह है हटेगा, ये तो दोनों के लिए है, ये हटेगा तो अपने जगह पे क्या देता है, बराबर देगा, और एक नियतांक कांस्टेंट राशि रख देगा। तो रखिए यहाँ पर F, ये हटता है तो ये कहता है कि देखो भाई, हमको जब भी हटाइएगा दो चीज़ हमको लेके आइएगा। दो चीज़ क्या क्या लाइएगा, एक लाइएगा कोई बराबर, एक कोई लाइएगा नियतांक। अब नियतांक में भाई पढ़ने के हिसाब से हमको जानकारी मिलेगी क्या नियतांक है। तो बराबर यहाँ पर K नियतांक आएगा, और ये ऊपर से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बटा में r²। ये इस तरह से एक व्यंजक हमारा बन के आ गया, जो कि एक तरह से इसे हम कहेंगे कूलम्ब बल का व्यंजक या विद्युत बल का व्यंजक। कोई पूछेगा कि विद्युत बल का सूत्र क्या होता है,
तो विद्युत बल का सूत्र हम यहाँ से बता सकते हैं F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब हम इस बात को और आगे जानकारी के लिए बढ़ाएंगे। पहले ये समझिए, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हो गया? कैसे माना मानी किए, कैसे समीकरण 1 2 लेके चले यहाँ तक ला दिए। इस सूत्र को आप लोग क्या कहिएगा? इसे कहिएगा कूलम्ब बल का सूत्र या विद्युत बल का सूत्र। ठीक है, कितना होता है विद्युत बल का सर? F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। अब थोड़ा सा इसको हम साइड करेंगे। यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे कि जहाँ K एक नियतांक है, जहाँ K एक क्या है सर जी? नियतांक है। नियतांक मतलब समझते हैं आप लोग? कांस्टेंट राशि, स्थिर राशि, मतलब जो पहले था वही रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं। ये स्थिर राशि की कहानी है। जहाँ K एक नियतांक मतलब कांस्टेंट राशि होगा भैया। ये नियतांक है कुछ इस तरीका से, और इस नियतांक का अपना खुद का मान होता है। हम लिख सकते हैं कि इसका एसआई पद्धति, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मात्रकों की पद्धतियाँ होती है। इस बात को आप लोग मानते हैं ना? मात्रकों की बहुत सारे पद्धतियाँ एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस है, तो हम एसआई को ही लेकर चलते हैं। फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, पढ़े ना फर्स्ट ईयर में कि ये पूरा विश्व स्तर पे एसआई को लागू किया गया। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट था ना, कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, पता ना क्या क्या था, भुला रहे हम भी क्या जी। तो देखिए कुछ इस तरीका से, जहाँ के एक नियतांक यानी कांस्टेंट है, इसका एसआई पद्धति में मान, एसआई पद्धति में इसका मान कितना होता है सर? देखिए इसका मान होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा अजीब तरह के नाम यहाँ पर हम पुकारे हैं। के का जो मान होता है एसआई पद्धति में, मतलब एसआई मात्रक के लिए कितना होता है के का मान? 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला नाम सुनते ही लोगों के अंदर तबीयत खराब हो जाएंगे। ये सर क्या नाम बोल दिए, क्या कह रहे हैं आप सर? एप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट, पता ना लोग क्या क्या बोलते हैं। हम तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एप्सिलॉन। अब पता ना क्या क्या लिखेंगे, हमको नहीं यहाँ पर ज़्यादा हीरो बनना है। जो आपको पढ़ने आ रहा है आप पढ़ लीजिए। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहे कि तुमको ये पढ़ना है, तुमको ये सही। हमको जैसे उच्चारण करने आ रहा है हम उतना में ही खुश है। दुनिया जहान को हमको टेंशन लेके नहीं चलना है कि फलाना क्या कहेगा, जो कहेगा सो कहो, उसका घर के वो जाने। हमको जैसे बोलना है वैसे नहीं बोलेंगे हम। तो इसको हमने एप्सिलॉन नॉट कहा, मतलब के का ही मान इतना होता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया मान है। अब इस मान को हम इस समीकरण में रख सकते हैं और एक अच्छा सा न्यूमेरिकल वाला सूत्र बना लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ से के का मान बार बार हमें रखना पड़ेगा। इस के का मान को भी हम देखेंगे कितना हो, ये खुद का एक वैल्यू होता है, ये खुद का एक वैल्यू क्रिएट करता है। कितना क्रिएट करता है इहो बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए। इधर देखिए, पहले हम रख दे इसमें रख देते हैं। कितना रखे? F बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। इस तरह से एक मैथमेटिकल सूत्र हमें मिला। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसका एक वैल्यू होगा, इसका खुद का क्या होगा? एक वैल्यू होगा, मतलब वही के का जो मान है वही है, मतलब 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मान होता है खुद का क्या जी? ये होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ये क्या है सर जी? ये के का मान करें मात्रक है। के को ऐसे मात्रक में मापा जाता है। कैसे ये मात्रक आ गया के का, इहो जानेंगे हम लोग।
अभी तो एप्सिलॉन नॉट पर भी हम लोगों को बात करना है, तो वो बड़ा VVI चीज़ है, उसको भी हम चर्चा में लेके चलेंगे। पहले अभी तक के को तो सुधारें। के का मान कितना है सर, देख लीजिए, के का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर इसी को कह सकते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। समझ गए? तो किसी के मन में आ रहा कि सर ये मात्रक इतना कैसे आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर सर कैसे आ गया, जरा बताएंगे आप। तो आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, रफ कर लेते हैं विद्वानों के लिए। किसके लिए? विद्वानों के लिए। अरे क्या कर रहे हैं हम, देखिए के का मात्रक कैसे आया, अगर हमको समझना होगा लिख सकते हैं के का मात्रक मान भी आया है इतना, तो इसके भी पीछे कुछ रहस्य होगा। ये मत समझ कि अपने से इतना रखाया है, ये सब नियतांक है, नियतांक का मान इतना दिया गया है। के का मात्रक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसके सूत्र से निकलेगा। तो चूंकि बताइए सूत्र कितना होता है, F बराबर के Q1 × Q2 बटा में R²। चलिए के को अकेले करिए तब नहीं इसका मात्रक निकलेगा, तो ये चल जाएगा भागा वाला मान गुणा में, क्या हो जाएगा भैया, देखिए करिए इसको FR², ये चला गया यहाँ पर, अभी बचा है F, तो इसको ला देना बट्टा में कर दीजिए, क्योंकि जब ये जाएगा यहाँ पर तो हाई भाई साहब आएंगे बट्टा में, डायरेक्ट करिए बट्टा में, कितना हो जाएगा Q1 × Q2, इधर क्या हो गया K। तो इसका मात्रक लाना है तो इन सब के मात्रक को रख दीजिए, रखिए कितना होगा देखिए, तो इधर F मतलब न्यूटन, R माने दूरी, दूरी है तो स्क्वायर है मीटर, और यहाँ पे है आवेश, आवेश का कूलम्ब, फिर आवेश है तो कूलम्ब स्क्वायर, यानी के का मात्रक बता दीजिए कितना आ गया। के का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, ये इस तरह से इसका मात्रक आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? मात्रक कैसे आया तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं। तो अब एक पॉइंट बच रहा है एप्सिलॉन नॉट का। किसका बच रहा है? एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट क्या है उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसको एक नज़र देख लीजिए। कब ऐसे हम लोग गाना गाया जा रहे हैं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और ऊपर से ये पीछे कहानी छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग सूत्र लाए थे, ठीक है, जूम भी अब करना पड़ेगा, क्या है इतना पे दिख जा रहा है। ये कहानी ऐसे बना था, ये सूत्र हम लोग प्राप्त किए, फिर एप्सिलॉन नॉट पे चर्चा हुआ था, लेकिन हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे, छोड़ देते हैं इसको। जहाँ के एक नियतांक है यानी कांस्टेंट है, इसका एसआई पत्ती में मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसका एक मैथमेटिकल के लिए मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। ऊपर से इसको हम लोग देखे भी कैसे आया मात्रक, किसी के मन में आ गया था कि सर मात्रक बता दीजिए, तो वो बता दिए।